हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बेसिक डेफिनेशंस वगैरह के बारे में सीख लिया था और एक फॉर्मूला पढ़ा था कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू एनी अपॉन एन एस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। और हम लोग ने एक बात लिखी थी कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए हर सैंपल पॉइंट जो है वो इक्वली लाइकली होना चाहिए। तो उस बात को जरा और डिटेल में समझते हैं इस बार। तो जैसे तो मान लो ये एक क्वेश्चन है, लेट अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड। ठीक। तो अब जो इस पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ई इवेंट जो है वो ये बता देते हैं कि हमें एक स्पेड मिल रहा है, तो हम सैंपल स्पेस अगर ऐसे लिख रहे हैं तो सैंपल स्पेस ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई या तो कार्ड स्पेड होगा या तो कार्ड स्पेड नहीं होगा। लेकिन क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि भाई फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 हो जाएगी? क्या ऐसा बोलना सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज के होने के चांस जो है, जो ये चीज दिख रही है, इसके होने के चांस क्या है? कम है। क्यों? कि स्पीड कितने होंगे? 13 होंगे। इसके होने के चांस क्या है? ज्यादा है। तो नो डाउट कि ये दोनों हम सैंपल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सैंपल स्पेस भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनी अपॉन एन एस वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? वैसे अगर हम सोचें तो ये जो सैंपल पॉइंट था ये हमारे इवेंट को सपोर्ट कर रहा था और ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो 1/2 आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। तो जब भी हम ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे, एन ई अपॉन एन एस, तो यहाँ पर हर सैंपल पॉइंट जो होना चाहिए सैंपल स्पेस में वो इक्वली लाइकली होना चाहिए। तो इसका अगर वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कई आगे करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि स्पेड के लिए अपने पास 13 चॉइसेस होंगी, तो 13C1, और एक कार्ड सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हैं? तो वो 52C1 है ना। तो ये लेकिन हमारा फोकस नहीं है अभी। हमारा फोकस ये है कि हम कब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो सैंपल स्पेस इस तरीके से डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड इज स्पेड, कार्ड इज नॉट नॉट स्पेड को एक एक सैंपल पॉइंट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हम एनी अपॉन एन एस निकाल के इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते। ठीक। तो यही उस फॉर्मूले में बोला गया था। तो ऐसा नहीं कि जेई आपको इस चीज में बहुत फंसाएगा, लेकिन फिर भी हमें ये बात पता रहनी चाहिए। चलो, अब हम लोग ने थ्योरी तो काफी हद तक कवर कर ली थी, तो कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। सिंपल से। तो पहला है, कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड टुगेदर, और हमें कुछ चीजें निकालनी है। राइट ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भाई इसमें क्या होगा कि जो क्वाइन है उस पे हेड या टेल में कुछ आ सकता है, यानी कि क्वाइन के लिए अपने पास दो ऑप्शन है और डाई के लिए 6 ऑप्शन है। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने लोग आएंगे? 12 लोग आएंगे। और कैसे आएंगे? वो कौन कौन से 12 लोग हो सकते हैं सैंपल स्पेस में? H1 H2 से लेकर H6 तक। मतलब क्वाइन पे हम लोग ने हेड रखा और डाई पे हम लोग ने 1 से 6 तक के नंबर वेरी करा दिया। और क्या आउटकम्स पॉसिबल है? तो टेल 1 टेल 2 से लेकर टेल 6 तक। ठीक। तो यहाँ पर कोई हम लोग से पूछे कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 12 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। वो पूछा नहीं, लेकिन हम लोग बता सकते हैं। हाउ मेनी इवेंट्स आर पॉसिबल? सोचो इसका आंसर क्या होगा। इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का ये एक सबसेट होता है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट है। तो किसी सेट में अगर 12 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 12। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 टू द पावर 12। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। मतलब ऐसा नहीं कि ये सोचो कि जेई में ऐसा आ जाएगा। ये तो हम लोग बस एक थीम बना रहे हैं। डिफाइन द इवेंट H1T1 वर्बली। मतलब कि ये इवेंट हमें क्या बता रहा है? ये इवेंट बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आपको इवेंट में बनाने को दे दूं कि डाई पर 1 आए, तो फिर यही दो पॉसिबल आउटकम्स तो है, H1 या फिर T1। तो इस इवेंट को हम वर्बली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डाई शोज 1 या फिर डाई शोज यूनिटी, है ना। मतलब एक ही चीज है दोनों। डाई शोज 1 या डाई शोज यूनिटी की बात करेंगे तो यही इवेंट बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक। राइट द इवेंट क्वाइन शोज हेड इन टेबुलर फॉर्म। अगेन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस हम लोग इवेंट वगैरह लिख रहे हैं। क्वाइन शोज हेड,
तो क्वाइन अगर हेड शो कर रहा है तो डाई पे जो है वो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इस इवेंट में क्या क्या आ सकता है, H1 H2, क्वाइन पे हेड रहे लेकिन डाई पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो डाई पे 6 तक। ठीक, तो ये तो बेसिकली हम लोग ने एक इवेंट वगैरह के लिए बेसिक चीज सीखी कि इवेंट कैसे लिखते हैं। और मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट भी क्लियर होगा कि कोई भी इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस के कितने सबसेट बन सकते हैं, सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट है तो 2 की पावर 12। ठीक, चलो अब कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ फेयर डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो डबलेट के बारे में तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एक चित्र के थ्रू बात की थी। तो डबलेट में कौन कौन से केस आएंगे, 1 1 2 2 से लेकर 6 6 तक। डबलेट मतलब दोनों पे सेम नंबर है। तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट है या फिर फेवरेबल आउटकम्स। ये हमारा इवेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ने फेवरेबल आउटकम्स लिखे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। ठीक, दो डाई को अगर आप थ्रो कर रहे हो या फिर एक डाई को ही 2 बार थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 स्क्वायर। यहाँ पर कोई हम लोग से पूछे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम्स है 6, टोटल आउटकम्स है 6 स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन फर्स्ट डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन फर्स्ट डाई। मतलब हम चाहते हैं कि जो पहला डाई है उस पे 1 2 3 4 में से ही कुछ है, एंड जो दूसरा डाई है उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस पे 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, पहले डाई के लिए फेवरेबल आउटकम्स है कितने, 4, दूसरे डाई के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 × 6। और नीचे तो ऑब्वियसली दो डाई की बात हो रही है तो 6 स्क्वायर ही आएगा, दो डाइस की बात हो रही है। तो यहाँ पर 4 × 6 और नीचे कितना, 6 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में इनको क्या चाहिए, अ टोटल ऑफ 8, जो टोटल सम आए वो 8 आए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर हो सकता है 6 2 सम 8 आएगा, या फिर इसका रिवर्स केस आ जाए यानी कि 2 6 आ जाए। और क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से 3 5 हो सकता है ना, और 5 3 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है 4 4। तो ये वो केस है जिसमें दोनों डाइस की जो फेस वैल्यू होगी उसका सम 8 आएगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई हम लोग से पूछे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो फेवरेबल है 5 वेज, और टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल है, 36, 6 स्क्वायर। तो 5/36 इसका आंसर हो गया ना। तो अगेन बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability of obtaining a score less than 11? मतलब हमें क्या चाहिए, 11 से छोटा स्कोर चाहिए। ठीक, तो ई इवेंट हम यही बोल देते हैं। ई इवेंट क्या है कि स्कोर इज या सम इज, है ना, वो सम और स्कोर दोनों सेम ही चीज है। तो सम इज लेस देन 11। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टोटल सम मतलब मैक्सिमम सम आ कितना सकता है, मैक्सिमम सम आ सकता है 12। ठीक, तो हम या तो ये कर लें कि 11 होने के कितने तरीके हैं, 11 से छोटा होने के कितने तरीके हैं वो देख लें, या फिर क्या हम ये भी कर सकते हैं कि पीई निकालना है, वो ऐसे निकाल लें 1 माइनस पीई कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमें सम 11 से छोटा चाहिए, सम मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। तो हम वो केसेस कैलकुलेट कर ले, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ले जब सम 11 या 12 आएगा, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, तो 1 माइनस बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं पीई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 11 और 12 लाना चाह रहे हैं, और ये बड़ी जल्दी आ जाएंगे। भाई 11 के केस कितने बनेंगे, 11 के केस दो बनेंगे, एक बनेगा 5,6 और एक बनेगा 6,5। और मेरे ख्याल से 12 का तो एक ही केस बनेगा 6,6, है ना। तो ये कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें
जो फेवरेबल आउटकम्स हैं इसके रेफरेंस, मतलब 11 और 12 के रेफरेंस में जो फेवरेबल आउटकम है वो बहुत कम है, 3 है टोटल। ठीक है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - फेवर कर रहे हैं 3 लोग, टोटल है 2 डाइस की बात हो रही है तो 36। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12, 1 - 1/12 बोले तो 11/12 आ जाएगा। मतलब जो तुम्हारे देखो फेवरेबल आउटकम्स थे क्वेश्चन के उसमें, इवेंट में, वो कितने थे भाई, यहाँ पर 3 आए हैं तुम्हारे लिए एक तरीके से अनफेवरेबल, तो फेवरेबल कितने रहे होंगे, 33 रहे होंगे। तो 33 हम लिखने थोड़ी ना बैठते, तो यहाँ पर हम लोग ने जिसे कहते हैं बाइजेक्शन रूल या फिर कॉम्प्लीमेंट वाला जो रूल है वो लगा दी। ठीक, आई होप क्लियर होगा। 3 dice are thrown simultaneously. Find the probability that at least one face shows one. पॉज करो, सोचो क्या करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात बोली जा रही है यहाँ भी। हम लोग क्या बोलेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पीई, एटलीस्ट एक फेस को हेड वन शो करना है। हम क्या कर लें, 1 - प्रोबेबिलिटी नो फेस शोज वन। सही लग रहा है कि नहीं, देखो ये ज्यादा आसान है। 1 में से वो प्रोबेबिलिटी हटा दें जब कोई भी फेस 1 शो नहीं कर रहा है। अब जल्दी से सोचो कि कितने ऐसे केस होंगे जिसमें कोई भी फेस 1 शो नहीं कर रहा होगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जो तीनों डाइस हैं उनके लिए तुम्हारे पास 5 फेवरेबल ऑप्शन होंगे, अगर तुम चाहते हो कि 1 ना आए। कौन से वो 5 फेवरेबल ऑप्शन होंगे, 2 3 4 5 6। ठीक, तो पहले डाइस में हमारे पास 5 फेवरेबल ऑप्शन, एंड दूसरे डाइस में भी हमारे पास, दूसरे डाई में भी हमारे पास 5 फेवरेबल ऑप्शन, और तीसरे डाई में भी हमारे पास 5 फेवरेबल ऑप्शन। टोटल तरीके तो ऑब्वियसली 6 का क्यूब ही आएंगे क्योंकि 3 डाइस की बात हो रही। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 91/216 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी जो कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ था या फिर बाइजेक्शन रूल जिसको पीएनसी में बोलते थे, उससे हमारा फायदा हो गया। हमें एटलीस्ट, हमें ये तो हमेशा, मतलब प्रोबेबिलिटी डील कर रहे हो या पीएनसी, ये एक रामबाण की तरह हमारे लिए कभी कभी हो जाता है कि एटलीस्ट 1 इज इक्वल्स टू टोटल माइनस नन, ना। तो सिंपल फॉर्मूला येट वेरी इफेक्टिव इन मेनी केसेस, है ना। तो एटलीस्ट 1 इज इक्वल्स टू टोटल माइनस नन। इस फॉर्मूले को हमें एकदम दिल से लगा के रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू नंबर्स picked up from first 5 natural numbers are not relatively prime। तो कहना क्या चाह रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 नेचुरल नंबर हैं। इनमें से 2 नेचुरल नंबर पिक किए हैं, वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होने चाहिए। अब रिलेटिवली प्राइम होते कौन से नंबर्स हैं, रिलेटिवली प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। तो हम चाहते हैं कि 2 ऐसे नंबर आए जिनका एचसीएफ 1 ना हो। ठीक है, तो चलो आंसर लिखने की तैयारी थोड़ी बहुत करते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर यहाँ पर, तो वो कितनी आ जाएगी, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 5C2। 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 5C2। ठीक, देखो पीएनसी में कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा कि नंबर पिक किया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं है ऐसा। जैसे कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि 2 नंबर सक्सेसिवली पिक किए गए, मतलब कि पहले एक नंबर पिक किया गया और फिर दूसरा नंबर पिक किया गया। ठीक, कभी ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 2 नंबर एक साथ पिक किए गए। जैसे कभी एक नंबर पिक कर रहे हो फिर दूसरा पिक कर रहे हैं सक्सेसिवली, तो उसमें 2 वर्ड आप सुनोगे आगे चल के कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर क्वेश्चन पहली बात तो कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट मानेंगे। ठीक, और उसमें ये नॉर्मली जो एनसीआर वाली चीज है वही लगेगी। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद रिप्लेसमेंट, तो मतलब क्या होगा कि जब तुम पहली बार नंबर सेलेक्ट करोगे उसके लिए 5 ऑप्शन होंगे और फिर दूसरी बार भी 5 ऑप्शन होंगे। मतलब तुम ऐसे समझो कि उन्होंने सेट से 3 निकाला, देखा कि हाँ 3 है, और 3 को वापस रख दिया या फिर दूसरा 3 उठा के रख दिया। तो जब विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हर बार जब हम कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं बाहर की तरफ तो टोटल चीजें उतनी रहती हैं। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो पहली बार तुम्हारे पास 5 ऑप्शन होंगे और दूसरी बार 4 ही ऑप्शन होंगे। लेकिन उसमें ओवर काउंटिंग भी होती है तो इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है। और 5C2 उस चीज को कंपनसेट कर देता है। तो जब भी अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है कि 3 चीजें हैं जो एक एक करके निकाली जा रही हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो तुम उसमें एक एक करके मत निकालना, तुम तीनों को एक साथ एनसीआर वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकाल देना, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन और आएगा
उसमें हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। चलो, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नीचे तो 5C2 आ गया, 2 नंबर्स पिक किए। ठीक, अब हम लोग क्या देखें कि कितने ऐसे केस बनेंगे जिसमें नंबर्स रिलेटिवली प्राइम ना आए। ठीक, तो देखो, वन केस या तो तुम डायरेक्ट सोच सकते हो कि कितने ऐसे केस बनेंगे जिसमें रिलेटिवली प्राइम आए, तो मेरे ख्याल से हम चाहते हैं रिलेटिवली प्राइम ना हो। तो रिलेटिवली प्राइम ना होने वाला मुझे तो एक ही केस दिख रहा है यहाँ पर, 2 और 4। 2 और 4 का जो HCF है वो 1 नहीं आएगा। बाकी जितने नंबर है सबका एच, कोई भी कॉम्बिनेशन आप देखो, 5C2 10 है, कोई भी 10 जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो देखोगे तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन 2 4 के अलावा रिलेटिवली प्राइम ही बन रहे होंगे। कैसे जल्दी से सोच सकते हैं भाई, 1 को तो उठाना ही नहीं, 1 का 2 3 4 5 किसी के साथ भी लोगे HCF 1 आएगा। 2 की बारी आई, 2 3 का HCF 1, 2 4 का HCF 1 नहीं तो वो लिख चुके हैं। 2 5 का HCF 1, 3 की बारी आई, 3 4 का HCF 1, 3 5 का HCF 1, 4 की बारी आई तो 4 5 का HCF 1। तो यानी कि केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें नंबर्स रिलेटिवली प्राइम नहीं आ रहे। कौन से हैं? जब वो 2 और 4। तो ऊपर क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स कितने? नॉट रिलेटिवली प्राइम फेवरेबल है, तो वो एक ही केस है 1। तो 1/10 अपना आंसर आ गया। ठीक, तो हम लोग ने थोड़ा बहुत विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में सीखा। रिलेटिवली प्राइम होपफुली सभी को पहले से पता रहा होगा, नंबर्स रिलेटिवली प्राइम कब बोले जाते हैं। आगे बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। तो इसमें भी कुछ बोला नहीं है तो हम मानेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो 3 कार्ड ड्रॉ करने के टोटल तरीके कितने होंगे? 52C3। फेवरेबल क्या है कि एक किंग आए, एक क्वीन आए, एक जैक आए। तो बताओ किंग उठाने के कितने तरीके हैं? क्या 4C1 है? 4 किंग में से कोई भी एक किंग उठा लिया। एंड क्वीन उठाने के क्या तरीके हैं? 4C1। एंड जैक उठाने के भी कितने तरीके हैं? 4C1। तो बस यही आंसर आ गया ना। तो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी क्वेश्चन में एक बड़ी खास बात होती है कई क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सोचने में, ये तो वैसे सिंपल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकता है सोचने में आपको 20 मिनट लगे, लेकिन जो उसका आंसर हो वो एक ही लाइन में आ रहा हो। 8C4 × 4 फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, कि बहुत घंटों तक सोचते रहोगे, आंसर हो सकता है एक ही लाइन में आ जा रहा हो। तो ये दोनों चैप्टर की ये खास बात है। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिशन, मतलब कि रिपीटिशन अलाउड नहीं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो ये तो सिंपल एक कह सकते हैं हम लोग पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो देखते हैं टोटल केसेस कितने आएंगे। टोटल केसेस कितने आएंगे मतलब कितने ऐसे हम लोग 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं किस डिजिट्स की हेल्प से? 0 1 2 3 4 से। तो भाई लोगों, पहली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? पहली प्लेस के टोटल केस देख रहे हैं ना, पहली प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन। अच्छा, दूसरी प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? दूसरी प्लेस को भरने के भी 4 ऑप्शन। पहली प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन क्यों थे? क्योंकि जीरो नहीं आ सकता था। दूसरी प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन क्यों है? क्योंकि अब जीरो आ सकता है, बस वो नहीं आ सकता जो पहली प्लेस पे आया होगा। तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 2 ऑप्शन। ये तो हो गया विदाउट रिपीटिशन की बात कर रहे हैं, विद रिपीटिशन होता तो अलग तरीके से सोचते हैं। अब फेवरेबल क्या है कि नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो उसके बारे में भी थोड़ी सी बॉक्स बना लेते हैं, फिर सोचते हैं इन बॉक्स में फिलिंग कैसे होगी। तो नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो उसकी कंडीशन क्या है? लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो जरा देखो कि लास्ट की 2 प्लेसेस पे क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी हो सकता है कि हमें केस और बनाने पड़े, क्योंकि जीरो कहाँ पर आएगा ये भी मैटर करेगा। ठीक है, तो पीएनसी बेस्ड हो गया पूरा क्वेश्चन। तो लास्ट में 0 4 आ सकता है। ठीक, लास्ट में 0 4 के बाद किसकी बारी आएगी? लास्ट में 12 आ सकता है। ठीक, लास्ट में 20 आ सकता है। तो एक काम करते हैं ना, जीरो वाले केस एक साथ लिखते हैं। ठीक, तो लास्ट में 0 4 आ सकता है। लास्ट में अपने पास 12 आ सकता है, 20 आ सकता है, उसके बाद 24 आ सकता है, 32 आ सकता है और 40 आ सकता है। मेरे ख्याल से तो भाई यही केस बन रहा है। हाँ देख लो, कोई छूटा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। 0 4 2 0 4 0, ठीक है, और 12 24 32। ठीक, तो अब देखो
लास्ट की प्लेस को कितने भरने के तरीके होंगे ये डिपेंड करेगा, सॉरी पहली प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम लोग ने लास्ट प्लेस पे क्या भरा है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले वो वाले केस कवर करते हैं जिसमें हम लोग ने लास्ट की जो ये प्लेसेस हैं, दो प्लेसेस, यहां पर हम लोग ने या तो भरा होगा 04, 20 और 40, यानी कि लास्ट की दो प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन रहे होंगे, तीन ऑप्शन रहे होंगे। अब सोचो 5 डिजिट्स थी, दो यूज कर चुके हो और जीरो भी यूज कर चुके हो, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, इस प्लेस को भरने के तीन तरीके, इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, दो तरीके, और इसके तीन। तो यहाँ पर ये वो केस लिखे हम लोग ने जब तुम्हारा जीरो लास्ट में यूज हो गया होगा। अब वो वाले केस जब हमने लास्ट की दो प्लेस पे क्या भरा है, 12, 24 या 32 में कुछ, तो यानी कि कितने, तीन तरीके। अब दो डिजिट तुम यूज कर चुके हो वो नहीं आ सकती, प्लस जीरो नहीं आ सकता, टोटल 5 डिजिट थी, तीन नहीं यूज कर सकते, तो ये इसको भरने के दो ऑप्शन। अब एक डिजिट यहाँ भर चुके हो, दो लास्ट में भर चुके हो, तो इसको भरने के भी दो ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ से कितना आया, 2 × 2 × 3। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से हम लोग आंसर लिखने के लिए रेडी हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऊपर कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 प्लस 12, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू 6, तो 6 तो ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए आंसर 5/16, है ना। 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 3 + 2 5, 6 कैंसिल हो गया। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा। ये बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था जिसमें बस प्रोबेबिलिटी में लास्ट में क्या था कि NE/NS कर देना था और आंसर निकाल लेना था ना। और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सभी को पता होगा, लास्ट की दो डिजिट डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए। चलो, A letter is selected at random from the letters of the word प्रयागराज। पहले इस क्वेश्चन में इलाहाबाद रखते थे, लेकिन अब प्रयागराज रखेंगे भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल। ठीक, तो देखो यहाँ पर लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मतलब हम लोग दोनों एक को डिफरेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो जैसे क्या होगा यहाँ पर, आप इस बात से एग्री करोगे कि जब आप एक लेटर रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो तो जितना चांस इस ए के आने का है उतना ही चांस इस ए के आने का भी है, और उतना ही चांस इस ए के आने का भी है। या फिर अगर आप एक लेटर एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हो तो जितना चांस इस आर के आने का है उतना ही चांस इस आर के आने का है, और उतना ही चांस इस पी के आने का है ना। खुद सोचो, इंट्यूटिवली सोचो भैया ना, कि तुम्हारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं। जब तुम कोई एक रैंडमली सेलेक्ट करो तो इन सबके आने के बराबर ही तो चांस है। तो यहाँ पर इवन दो तीन ए एक जैसे हैं, लेकिन हम उनको डिस्टिंक्ट मान के ही सॉल्व करेंगे ना। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रोबेबिलिटी में हम डिस्टिंक्ट मान के डील करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन तीनों ए का आना इक्वली लाइकली है। ठीक, तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को फेवर कर रहे हैं। तो एक ही वॉवेल आ रहा है इसमें ए 3 बार, तो ए के करस्पॉन्डिंग 3 फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस 4 4 8 1 9, है ना। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 3 ए में से एक ए सेलेक्ट करने का तरीका 3C1। अब 3C1 तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीनों ए को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मान के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर भी होगा कि इक्वली लाइकली है तीनों ही ए का आना। और 9 में से एक लेटर सेलेक्ट करने का तरीका 9C1, तो 3/9 बोले तो 1/3। ठीक, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव केवल ये बताना था आपको कि प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्टिंक्ट मान के ही क्वेश्चन डील करेंगे। फायदा क्या है, एनसीआर वाले फॉर्मूले लगने लगेंगे। ठीक, अब इसमें भी यही करेंगे। देखो, अब बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स, इसमें कहीं नहीं दिया कि आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है, हम कैसा मानेंगे, डिस्टिंक्ट। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, कुछ नहीं बोला है तो विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 balls आर व्हाइट। तो इसमें तो बस तुम धड़ाधड़ आंसर लिखते जाओ। तो इसमें आंसर पहले में क्या हो जाएगा कि टोटल 13 बॉल्स है। ठीक, तो 13 बॉल्स में से 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका कितना, तो 13C3। हम लोग क्या चाहते हैं
कि तीन की तीनों वाइट आ जाए, तो टोटल 5 वाइट है, 5 वाइट में से 3 वाइट आने का तरीका 5C3। ठीक, अगला वाला समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। 13 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका 13C3, और 8 रेड में 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका 8C3। ठीक, और ऐसे ही लास्ट वाले का आंसर देखें हम लोग। तो लास्ट वाले में नीचे अगेन 3 बॉल्स ड्रॉ की, तो 13C3। अब हम क्या चाहते हैं इसमें कि 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल्स आर वाइट। तो 8 रेड में से एक रेड सेलेक्ट करने का तरीका 8C1, एंड मतलब मल्टीप्लाई 5 वाइट में से 2 वाइट सेलेक्ट करने का तरीका 5C2। ठीक, तो ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया था कि बॉल्स आइडेंटिकल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन हम लोग ने इनको कैसे सॉल्व कर लिया, डिस्टिंक्ट मान के सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। ये देखो क्या है, box contains 10 white balls and 16 green balls in succession. If two balls are drawn in succession, then find the probability that one white and one green ball is drawn. ठीक है भाई, देखते हैं। तो क्या है, 10 वाइट है, 16 ग्रीन बॉल्स हैं, और 2 बॉल्स एक एक करके निकाली गई हैं। तो देखो दो तरीके से सोचने वाला इस क्वेश्चन को सोच सकता है। मेथड वन क्या है, हम लोग मेथड टू फॉलो करेंगे, लेकिन मेथड वन भी देख लेते हैं कि 10 वाइट और 16 ग्रीन। तो देखो किस सीक्वेंस में बॉल्स आ सकती है, हमें ऐसे मिल जाए तो भी चलेगा, वाइट पहली ग्रीन दूसरी, या फिर हमें ऐसे भी मिल जाए कि ग्रीन पहली वाइट दूसरी, वो भी चलेगा। और नीचे तो क्या आ जाएगा, टोटल केसेस। ठीक, चलो, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि टोटल केस क्या होंगे, पहली बॉल ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, 26 ऑप्शन है। दूसरी बॉल ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो विदाउट रिप्लेसमेंट मारेंगे, तो दूसरी बॉल ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास 25 ऑप्शन होंगे। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब फेवरेबल केस देखते हैं, पहली वाइट आने के कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। 10 में से कोई 10C1 एक वाइट आ जाए, एंड दूसरी ग्रीन आने के, तो भाई बॉक्स में अभी भी 16 ग्रीन बॉल्स हैं, तो उसमें एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, 16 ऑप्शन। या फिर दूसरा केस है ना, अब ये केस पहला केस खत्म हो चुका है, तो दूसरा केस अभी भी 10 वाइट और 16 ग्रीन बॉल्स हैं। तो इस केस में हम ग्रीन पहले निकालना चाह रहे हैं, तो जब पहले ग्रीन आई होगी तो 16 ऑप्शन रहे होंगे, और दूसरी वाइट आने के 10 ऑप्शन रहे होंगे। ठीक, तो हम लोग ने एक एक करके ये काम किया। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा होगा, तो हम फिर इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। हम भले एक एक करके बॉल्स ड्रॉ की जा रही हो, हम उनको एक साथ ड्रॉ कर लेंगे और एनसीआर के फॉर्मूले की हेल्प ले लेंगे। तो जो मेथड टू है वो हमें केसेस बनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, है ना। उसमें हम लोग सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि हम टोटल 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो 26 बॉल्स में से 2 बॉल्स ड्रॉ करने का तरीका 26C2, हमें चाहिए एक वाइट, तो 10C1, हमें चाहिए एक ग्रीन, तो 16C1। और देखो आंसर दोनों से सेम ही आया है, 10C1 10 हो जाएगा, 16C1 16 हो जाएगा, 26C2 कितना होगा, 26 × 25 अपॉन 2 × 1। तो बस ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो पिछला वाला ही आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, हम लोग काफी चीजें सीख चुके हैं इनफैक्ट इस छोटे से लेक्चर में अभी तक। पहली चीज हम लोग ये सीख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग डिस्टिंक्ट मान के डील कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बाद में और करेंगे। दूसरी बात कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट कोई चीज की जा रही है, तो भले एक एक करके ड्रॉ की हो, 3 चीजें 4 चीजें, आप उनको एनसीआर के फॉर्मूले की हेल्प से एक साथ ड्रॉ कर लो। ठीक, तो ये बड़ी काम की चीज हम लोग ने पढ़ ली, ये सब हमारे इजी कैलकुलेशन में मदद करेंगे। ठीक, चलो अब ये देखते हैं, द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassin आर अरेंज्ड इन अ रो randomly. Find the probability that no two S occur together. अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं, एक परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट वाले तरीके से, और एक इनको एकदम डिस्टिंक्ट मान के भी डील किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो इससे हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है कि प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल चीजों को भी डिस्टिंक्ट माना जाता है, ये थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा। तो मेथड वन हम लोग यही लगाते हैं कि हम सबको मान लेते हैं कि डिस्टिंक्ट है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना, सब अलग है ना, दो एक दिखने में तुम्हें एक जैसे लग रहा हो, लेकिन हम उनको अलग मानेंगे।
तो हमारे पास क्या है, देखो ध्यान देना। लेकिन अगर आप आइडेंटिकल चीजों को डिस्टिंक्ट मान के कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना, वैसे ना ज्यादा मतलब ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो A1 S1 S2 है ना, अलग अलग नाम दे देते हैं अपने समझने के लिए, A2 S3 S4 और I और N। ठीक, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है चलो, उसके बाद अब सब डिस्टिंक्ट है, तो टोटल वेज तो भाई लोगों कितने होंगे, टोटल वेज जब सबके सब डिस्टिंक्ट है तो 8 फैक्टोरियल होंगे। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि नो टू एस अकर टुगेदर, तो फेवरेबल काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम चाहते हैं कोई दो एस एक साथ ना आए, तो हम लोग पहले इनको अरेंज कर देंगे। A1 गैप मेथड लगाएंगे, A1 A2 I और N, इनको अरेंज कर दिया। जब इनको अरेंज करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेंगे, तुम लोग को मिलेंगे 5 गैप्स। पहले तो A1 A2 I और N को अरेंज करने का तरीका कितना, 4 फैक्टोरियल। फिर इन 5 गैप में इन 4 S1 S2 S3 S4 को अरेंज करने का तरीका, 5 में से 4 प्लेस सेलेक्ट की और फिर उन 4 प्लेस पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, या फिर डायरेक्ट बोल दो 5P4। चलो अब आंसर लिखते हैं इस तरीके से, फेवरेबल भी पता टोटल भी पता, तो आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 5C4 बोले तो 5, और नीचे आ गया 8 फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया मेथड 1 जब हमने सबको डिस्टिंक्ट माना। मेथड 2 में जो हम लोग जिस नियम कानून होते हैं पीएनसी के उनको फॉलो करेंगे, तो जो एक जैसे हैं उनको एक जैसा ही मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर A एक बार फिर से लिख लेते हैं वर्ड, नाम से गेम भी है असैसिन क्रीड, शायद ज्यादा आइडिया नहीं है, खैर। तो 4S एक जैसे हैं और 2A एक जैसे हैं। तो चलो टोटल तरीके कितने होंगे सोचो जल्दी से अपने मन में। तो 8 लोग हैं तो 8 फैक्टोरियल, उसमें 4 लोग एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल, 2 लोग एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल। ठीक, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। फेवरेबल तरीके सोचें, तो फेवरेबल तरीकों में पहले ए आई और एन को अरेंज करेंगे। तो इन 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना, 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2A एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल। ठीक, और इनटू 5 प्लेसेस पे 4 आइडेंटिकल एस को अरेंज करना है, तो बस हम 4 प्लेसेस डिसाइड कर लें। तो 5C4 से 4 प्लेसेस सेलेक्ट कर ली। अब इन एस को रखने का एक ही तरीका होगा क्योंकि ये सबके सब एक जैसे हैं, तो इनटू 1। तो जरा देखते हैं इससे आंसर क्या आ रहा है ना। तो भाई ये जो बेसिक पीएनसी है वो तो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हर चीज की, ये फॉर्मूला कैसे है ये तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको ये पता होगा। चलो तो देखते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5C4 5 आ जाएगा, नीचे कितना आ रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग को सफलता मिल चुकी है अपने मिशन में, मिशन पास्ट, रेस्पेक्ट। यहाँ पर ये ऐसे आ गया। ठीक, तो हम लोग ने डिस्टिंक्ट मान के किया तब भी सेम आंसर आया, और जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के पीएनसी के नियम थे उसको फॉलो किया तब भी वही आंसर आया। ठीक, तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बोर्ड लेवल का, इन इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इतने संडे इतने संडे इतने मंडे इतने संडे इतने थर्सडे और इतने वेंसडे इतने सैटरडे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी ने किया होगा जरूर, अगर स्कूल में पढ़ते होगे तो एक लीप ईयर को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो देखो 52 को जब तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आएगा, मतलब 364 डेज। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तुम किसी साल में 364th डे तक पहुंचते हो तो सारे डेज 52 बार आ चुके होते हैं ना, 7 डेज 52 से मल्टीप्लाई तो सारे डेज 52 बार आ चुके हैं। अब बचे हैं 2 दिन। अब हमें नहीं पता हमने कौन सा लीप ईयर सेलेक्ट किया है, तो हमें देखना होगा कि रैंडम कोई हम लीप ईयर सेलेक्ट करें, तो हमें देखना है कि उन 2 डेज के करस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो खुद सोच सकते हो कि उन 2 डेज के करस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो संडे और मंडे हो। ठीक, और वो 2 डेज बचे हुए क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे नहीं सॉरी ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, घपला नहीं करेंगे हम लोग, वेंसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, और सबसे बेस्ट
सैटरडे संडे ये हो तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा ना। तो चलो, कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसको बोल देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, सबके लाइन से आंसर लिखते हैं। पहले में तुम्हें क्या चाहिए, पहले में तुम्हें चाहिए 53 संडेज। तो 53 संडेज कितने बार आ रहे हैं, देखो 2 बार आ रहे हैं। इन दो केस में तुम्हें 52 संडेज तो 364 डे तक ऑलरेडी आ चुके थे, और फिर अगर संडे मंडे हुए लास्ट के 2 दिन, या फिर सैटरडे संडे, तो 53rd संडे आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी है लास्ट के 2 दिनों के लिए 7, उसमें फेवरेबल कितनी है, 2, तो कितना आ गया 2/7। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, 53 संडेज एंड 53 मंडेज, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो 53 संडेज एंड 53 मंडेज वाला तो एक ही केस है जिसमें दोनों चीजें हो रही हैं, तो वो एक है। तो फेवरेबल 1, टोटल 7, तो 1/7। ठीक, चलो थर्ड देखते हैं। 53 संडे भी चलेगा और 53 मंडे भी चलेगा। नीचे तो 7 लिख लेते हैं, उस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोनों ही चीज चलेंगी। तो अब कौन कौन से फेवरेबल आ जाएंगे, 53 संडे और इसमें 53 मंडे दोनों हो चुके होंगे, या फिर ये भी चलेगा क्योंकि इस वाले में 53 संडे आ जाएंगे, या फिर ये भी चलेगा, इस वाले में 53 मंडे आ चुके होंगे। तो टोटल 3 फेवरेबल केस है जिसमें 53 संडे या 53 मंडे आ रहे हैं। ठीक, तो दोनों में और का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई एक काम हो जाए या दोनों हो जाए। तो यहाँ पर दोनों हो जा रहे हैं, और मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे में दोनों में कोई एक काम हो जा रहा है। तो कितने फेवरेबल मिले, 3, तो ये कितना आ गया 3/7। और लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में अपने को क्या चाहिए, 53 वेंसडेज और 53 सैटरडेज। तो भाई वेंसडे और सैटरडे तो हो ही नहीं सकते, कंजिक्यूटिव डेज ही आएंगे लास्ट के दो। तो यानी यहाँ पर तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नहीं अच्छा और लगा है, एंड लगाओ तो और लगा भैया, माफी माफी। ठीक है, तो और लगा, एंड लगाओ तो आंसर 0 हो जाता, और लगाए तो दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा तो भी चलेगा। तो क्षमा है मेरी तरफ से। तो ट्यूसडे वेंसडे चलेगा, वेंसडे थर्सडे चलेगा। ठीक, और क्या चलेगा, फ्राइडे सैटरडे चलेगा, और सैटरडे संडे चलेगा। ये चारों चीजें चलेंगी। तो इसमें फेवरेबल है कितना, 4, टोटल केस कितने हैं, 7। तो 4/7 आंसर आ गया। और मेरे ख्याल से ये पार्ट क्लियर होगा कि अगर 53 वेंसडेज एंड 53 सैटरडेज बोलेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसमें बस हम लोग बेसिक क्वेश्चंस जो थे प्रोबेबिलिटी के उनसे रूबरू हुए, लेकिन कुछ काम की बातें हम लोग ने सीखी हैं, और जो थ्रू आउट मैंने इस लेक्चर में आपको बताई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।